स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बारे में सुन रहे होंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने यूपीए रूल के दौरान जो भी कुछ हुआ था इकोनॉमी में, उसको लेकर ये व्हाइट पेपर जारी किया है। ये आप देख सकते हो, सेंटर्स व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी डिटेल्स, यूपीएस फेलिंग्स, एनडीएस ट्रायम्फ। तो मतलब कि जो एनडीए की सरकार थी 2014 से लेकर 2024 के बीच में, और साथ ही साथ इसको कंपेयर किया गया है कि कैसे जो यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, इसके बीच में क्या फर्क है। यहां पर जो फेलियर था यूपीए गवर्नमेंट का, वो दर्शाने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से, देखो ये जो व्हाइट पेपर है ये तो सरकार ने जारी किया है, भले ही ये मोदी सरकार है या फिर एनडीए की सरकार आप कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार जारी की है। लेकिन वहीं जो ब्लैक पेपर है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जारी किया है। तो इसको ओवरऑल डिटेल से, स्पेशली जो व्हाइट पेपर में कैसे कैसे ग्राफ के माध्यम से चीजों को दिखाया गया है, ब्लैक पेपर क्या होता है, व्हाइट पेपर क्या होता है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा सिंगल बैच में। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप इस साल का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो SIP+ ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको यूपीएससी क्रैक करने में आसानी हो जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये व्हाइट पेपर होता क्या है। देखो, व्हाइट पेपर बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रपोजल एक तरह से प्रोवाइड करता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर या फिर किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर। देखो, जब हम कहते हैं ना व्हाइट पेपर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेपर व्हाइट है उसको हम व्हाइट करें। बेसिकली कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, उसको डिटेल से मतलब ग्राफिक्स के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से बताया जाता है कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। और यूजुअली क्या होता है कि ये जो व्हाइट पेपर है या तो सरकार जारी कर देती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स, कोई भी इसको एक तरह से जारी कर देता है और उसको व्हाइट पेपर बोलता है। मतलब व्हाइट, आप समझ रहे हो ना, कि मतलब क्लियर कट डिटेल से जारी करना कि ये सिचुएशन थी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसमें एक तरह से बताया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें सुधार क्या करना है। वो सारी चीजें आपको व्हाइट पेपर में देखने को मिलेंगी। अब हम आते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने कल जो है व्हाइट पेपर जारी किया है ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको याद हो, 1 फरवरी को अगर आपने बजट स्पीच सुना होगा तो उसी में उन्होंने कह दिया था कि बहुत जल्द सरकार जो है पिछला जो यूपीए सरकार का 10 साल का रूल था 2004 से लेकर 2014 के बीच में, उसको लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी। मतलब कि यूपीए सरकार ने इस 10 साल में क्या किया है। तो बेसिकली आप यूं समझिए कि एक तरह से चुनाव के पहले यहां पर जो केंद्र सरकार है वो यूपीए सरकार के दौरान जो जो खामियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। और एक तरह से उनका जो खुद का रूल है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, उसको एक तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केंद्र सरकार इसको लेकर आ रही है और इस समय बीजेपी की सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब कुछ यहाँ पर फेवर में दिखेगा फ्रॉम 2014 टू 2024। खैर जो भी है, मैं आपको एक एक करके आंकड़ा भी दिखाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हो यही है आपका व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था एनडीए गवर्नमेंट हैज ओवरकम द क्राइसिस ऑफ दोज ईयर्स। तो बेसिकली जब सवाल पूछा गया निर्मला सीतारमण जी से कि आखिरकार आप अभी क्यों ये व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, मतलब 10 साल का रूल तो कब का खत्म हो चुका है, 2004 से 2014। तो उनका कहना था कि देखिए, हम पहले ये व्हाइट पेपर नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम पहले लाते तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा डर जाते। तो हम चाहते थे कि यहां पर जब इकोनॉमी को हम सुधार दें, जो हमने अभी कर लिया है, उसके बाद पिछले उस 10 वर्षों का हम लाना चाहते हैं चिट्ठा,
ताकि वो दोबारा मिस्टेक हम ना करें। मतलब जो यूपीए ने 2004 से 2014 के बीच में किया है वो मिस्टेक वापस से ना दोहराया जाए, इसीलिए हम ये व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं। और ये जो व्हाइट पेपर मैं आपको दिखाया, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं सरकार ने जारी किया है, इसमें टोटल 90 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 46 पॉइंट्स जो यूपीए सरकार का फेलियर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, और बाकी का जो पॉइंट्स है उसमें दिखाया गया है कि कैसे एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक यहां पर कैसे इकोनॉमी को सुधारा है। तो चलिए एक एक करके ये पूरा हाइलाइट्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर यूपीए सरकार का जो फेलियर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो क्या क्या था मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले व्हाइट पेपर में बोला गया है कि यूपीए लीडरशिप ने 1991 का जो रिफॉर्म है उसको पीछे छोड़ दिया था 2004 में जब वो इलेक्ट होकर आए थे। मतलब वाजपेयी जी की सब सरकार जब गिरी थी और जब कांग्रेस की सरकार आई थी, यूपीए की सरकार आई थी, तो 1991 का जो रिफॉर्म था, आपको याद ही होगा, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये लेकर आया था। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो यहां पर 1991 का जो रिफॉर्म्स और अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए था वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इनफैक्ट यहां पर व्हाइट पेपर में बोला गया है दूसरा पॉइंट कि देश के अंदर जानबूझकर कैसे जैसे करके इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया गया, जो कि सही नहीं था। मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है उसका ध्यान नहीं रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां पर इस समय 10% की जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अब मान लो ये तो अच्छा दिखेगा, ये अगर आप देखोगे हाँ भाई 10% तो बहुत है, जैसे अभी अगर आप प्रेजेंट में देखिए तो 7% के आसपास चल रहा है, 7.2 7.3। लेकिन अगर मैं कहूं 10% है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूं कि यार इन्फ्लेशन भी 12% हो गया, तो क्या ये सही है? नहीं। यहां पर अगर आप जीडीपी 10% ला रहे हो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके लाना चाहिए, 6% के अंदर रखिए आप इन्फ्लेशन को, तब तो कहा जाएगा कि हाँ ये जीडीपी फिगर अच्छा है। तो यहां पर व्हाइट पेपर में यही बोला गया कि जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से लाने की कोशिश की, जो मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है वो एक तरह से जो है आपका ढीला हो गया। और इसीलिए आप देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा, इनफैक्ट डबल डिजिट में बढ़ा। ये आप देख सकते हो यहां पर ग्राफ्स के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे ये 2009-10 से लेकर आप देख पाएंगे 2013-14 के बीच में आपको एकदम डबल डिजिट में ये पूरा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। 12%, 10%, 10.5%, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा यहां पर बताया गया है जो एक और बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है वो है आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई एम श्योर कि ये आपने कई वर्षों तक सुना होगा। जब बीजेपी सरकार चुनकर आई थी तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि काफी चर्चा होने लगी थी बैड एसेट के बारे में, यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? मान लो अगर कोई बैंक है वो 100 रुपए उधार दे रही है, तो उसमें से अगर मान लो उसको 10 रुपए नहीं आया तो ये 10 रुपए क्या बन गया? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया कि बैंकों के पास वो आ नहीं रहा है। तो यहां पर बताया गया है कि कैसे 2004 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 7.8% था और 2013 आते आते 12.3% हो गया। अगेन इसके माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और स्पेशली यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक के मुकाबले यहां पर जो ये वाला पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा थी। और इसका मेन कारण यहां पर जो सरकार हमेशा से बोलती आ रही थी वो ये था कि यूपीए की सरकार के दौरान जो पैसे दिए गए थे, लोन दिए गए थे, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से दिए गए थे, इसलिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार बढ़ता रहा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज बताया गया कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों ने यहां पर धड़ल्ले से जो पैसा है वो लगातार देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि 2004 में ग्रॉस एडवांसेस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इट वाज अराउंड 6.6 लाख करोड़, लेकिन 2012 आते आते 13 लाख करोड़ हो गया। तो एक तरह से यहां पर व्हाइट पेपर में बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहां पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके, पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर अपने ही लोगों को लोन देना स्टार्ट किया गया और वो लोन अल्टीमेटली चलकर बैड लोन में बदल गया। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है व्हाइट पेपर के अंदर वो है आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। देखो क्या होता है ना, जो सरकार है जब भी बजट आता है तो यहां पर सरकार खर्चा ज्यादा करती है और जो
रेवेन्यू आता है वो कम आता है, तो जो बीच का डिफरेंस होता है वो सरकार बोरो करती है। लेकिन जब आप बोरो करते हो ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि क्या आप हमारे डोमेस्टिक, क्या भारत के अंदर ही सरकार बोरो करेगी या बाहर से बोरो करेगी। तो व्हाइट पेपर में बताया गया है कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जो बाहर के देशों से बोरो किया गया है, वो बढ़ता गया लगातार, जो कि डेंजरस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कितना बढ़ा है? 2004 से लेकर 2014 के बीच में 21% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को मिला। और यहां पर व्हाइट पेपर में बताया गया कि कैसे एनडीए सरकार के दौरान 2014 से और अभी तक लेकर यहां पर जो एनुअल रेट है वो सिर्फ 4.5% था। ये यहां पर बताया जा रहा है। फिर व्हाइट पेपर के अंदर यूपीए सरकार की एक और जो बड़ी फेलियर बताई गई है वो है वैल्यू ऑफ करेंसी का प्लंज होना। 2011 से 13 के बीच में इन सिर्फ 2 सालों के अंदर जो इंडियन रुपी है वो 36% यहां पर गिरा है। ये आप देख सकते हो, ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि कैसे यहां पर लगभग 36% की गिरावट हुई है इंडियन रुपी में। फिर इसके अलावा यहां पर बताया गया कि कैसे जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली आपको पता ही है कि सरकार जो भी यहां पर बोरो करती है पैसा, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था ना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, तो जो बोरो करती है सरकार वो एक तरह से पूरा फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखोगे तो इट वाज कंटिन्यूअसली फॉर 6 ईयर्स 4.5%, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अभी प्रेजेंट की जो एनडीए सरकार, अगर आप उसका फिस्कल डेफिसिट देखोगे तो इस समय लगभग 6% के आसपास चल रहा है। लेकिन एक्चुअली उनका यह कहना है कि देखिए, कोविड के पहले हम उसको 4% से नीचे ला रहे थे, लेकिन कोविड आने की वजह से यहां पर बोरोइंग ज्यादा हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, इसकी वजह से अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका हाई चला गया, लेकिन हम फर्दर उसको 4% के नीचे लेकर आएंगे आगे आने वाले वर्षों में। फिर इसके अलावा यहां पर बताया गया कि कैसे पुअर पॉलिसी प्लानिंग की वजह से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लाए जाते थे सरकार के द्वारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। जैसे सरकार अगर बजट में एलोकेट करी है कि वो 1000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करेगी, लेकिन उसमें इतनी समस्या होती थी, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाता था, या फिर स्टार्ट होता था तो रुक जाता था, तो उस पर सरकार खर्च कर ही नहीं पाती थी। और यहां पर बताया गया है व्हाइट पेपर में कि कैसे देखिए 2004 से 2014 के बीच में जो सरकार ने एलोकेट किया था, लगभग उसमें से 94,000 करोड़ रुपीस ये आपका अनस्पेंड रहा है, मतलब खर्च नहीं हुआ है, जो कि आप कह सकते हो जितना भी बजट एस्टिमेट था उसका 6.4% ये आपका सरकार खर्च नहीं कर पाई। वहीं यहां पर यह भी कंपैरिजन करके बताया गया कि ऐसे एनडीए सरकार के दौरान यहां पर हमने 37,000 करोड़ रुपीस खर्च नहीं किया है, बट अगर आप परसेंटेज में देखोगे बजट एस्टिमेट का तो इट कम्स लेस देन 1%। वहीं यूपीए सरकार में ये लगभग 6.4% था। फिर इसके साथ साथ व्हाइट पेपर में बताया गया कि कैसे जो यूपीए सरकार का डेकेड ऑफ गवर्नेंस था, इट वाज मार्क्ड बाय पॉलिसी मिसएडवेंचर, स्कैम्स जैसे कि 2G स्कैम, कोल स्कैम, इस तरह से काफी सारी चीजों में घिरा हुआ था यूपीए सरकार। इसके अलावा अब फर्दर बताया गया है कि कैसे 2012 में, और मुझे याद भी है वो रात जो है लगातार 2 दिन तक आपको ध्यान में हो तो पूरे देश भर में बिजली नहीं थी। तो व्हाइट पेपर में उसका मेंशन किया गया है और बताया गया है कि यूपीए गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द लार्जेस्ट पावर आउटेज इन आवर हिस्ट्री। पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा आउटेज देखने को मिला था, और 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में डाल दिया गया था और नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई थी। ये इसके अंदर बताया गया है। फिर इसके अलावा फर्दर बताया गया है कैसे 2G स्कैम, पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से जो पूरा एक दशक था, पूरा जो 10 साल था, वो हमने खो दिया यूपीए सरकार के दौरान। और इसके अलावा यहां पर आधार का भी मेंशन किया गया। देखिए, एक तो सबसे पहले चीज इसमें यह बोली गई है कि आधार का जो एक्चुअल आइडिया था वो वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, जो 2004 तक चली थी ना वाजपेयी जी की सरकार, तो उस समय उन्होंने सोचा था कि कुछ इस तरह का कार्ड लेकर आएंगे, मल्टीपर्पज नेशनल कार्ड, और उसी के बेसिस पर यूपीए ने आधार इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एनडीए की सरकार, जो अभी केंद्र सरकार है, वो ये कह रही है व्हाइट पेपर में कि देखिए कैसे वो आधार लाने के बावजूद भी उसको वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जब हम 2014 में आए तब यहां पर आधार का हमने सही यूज किया, और कैसे मिडिल मैन, मतलब कि आज के डेट में जो पैसा है वो लोगों के अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट जाता है, यहां पर जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली उनके खाते में मिलते हैं। तो इस तरह के जो उपाय हैं, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आधार के माध्यम से, वो
हमने इंप्लीमेंट किया, ये इसके अंदर बताया गया है। फिर फर्दर इसके अंदर बोला गया है कि कैसे जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, वो छोड़कर गए थे, वो जो एनडीए की सरकार थी, तब वहां पर कैसे हमने एक अच्छा फाउंडेशन रखा था। वो स्ट्रांग फाउंडेशन के बावजूद भी यूपीए की सरकार उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज था भारत के पास, वो शायद हमने खो दिया। और स्पेशली क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया गया है कि जब पूरी दुनिया 3G की तरफ बढ़ रही थी और उससे निकलकर 4G की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तब भारत में हम 2G स्कैम से गुजर रहे थे। मतलब पूरी दुनिया 3G छोड़कर 4G की तरफ जा रही है, और लेकिन यूपीए सरकार के दौरान उस समय 2G स्कैम जैसी चीजों की बात हो रही थी। बीएसएनएल का भी चर्चा हुआ है इसके अंदर। बोला गया है कि कैसे यहां पर 2004 में बीएसएनएल $6 बिलियन का पावर हाउस हुआ करता था, मतलब $6 बिलियन मजबूत हुआ करता था, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान मिसमैनेजमेंट की वजह से ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। फिर इसके अलावा बताया गया है कैसे 2012-13 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है 5.4% था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ गिर रही थी 3.3%, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ सिर्फ 1.5%, और 2013 में यहां पर जो मॉर्गन स्टैनले है, उन्होंने भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में डाल दिया। अब देखो फ्रेजाइल 5 क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो 5 ऐसे कंट्रीज जिनका जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो बहुत वीक था, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये 5 कंट्रीज, आई थिंक शायद ये एक तो इंडोनेशिया हो गया, फिर भारत इसके अंदर था, ब्राजील हो गया, ठीक है, एंड आई थिंक टर्की भी था इसके अंदर, और साउथ अफ्रीका था। ये 5 देश को कहा जाता फ्रेजाइल 5। तो ये भी क्रिटिसाइज किया गया है यूपीए सरकार के दौरान। और फिर इसके साथ साथ फाइनली ये बोला गया है कि देखिए यूपीए सरकार बार बार कहती है कि हमने जो ग्रोथ है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी किया है, जीडीपी में अच्छा खासा बढ़ोतरी किया है, लेकिन व्हाइट पेपर में बताया गया है कि कैसे जीडीपी ग्रोथ आप सिर्फ कर रहे थे, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया वो कमजोर थे, इन्फ्लेशन वगैरह ज्यादा था, और इसी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि 2013-14 आते आते जो इकोनॉमी है वो एक तरह से नीचे जाने लगती हैं। और इसका प्रमाण कहां से दिखता है, जैसे कि अगर आप देखो तो 2004 में भारत 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था पूरी दुनिया के अंदर, और 2014 मतलब 10 साल में हम सिर्फ 10th लार्जेस्ट बन पाए। वहीं अगर आपको पता हो तो अभी आज के डेट में हम टॉप 5 में है, 5th लार्जेस्ट है, आगे चलकर बोला जा रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं। ये यहां पर बताया गया है इस पूरे व्हाइट पेपर के अंदर। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें व्हाइट पेपर में यूपीए वर्सेस एनडीए नंबर्स को भी कंपेयर किया गया है, जैसे कि यहां पर बोला गया है कि कैसे जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन है वो यूपीए सरकार के दौरान 12 किलोमीटर पर डे हो रहा था 2014 के आसपास, ठीक है, और इसको बढ़ाकर हमने कर दिया है 2.5 गुना 28 किलोमीटर पर डे के आसपास। ये आपको देखने को मिलेगा 2022-23 में, मतलब कि हमने इसको 2.5 गुना बढ़ाया, जो रोड का हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था, नेशनल हाईवेज। अगेन इस चार्ट में आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर 2014 में 97,830 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये बढ़कर 2022-23 में आप देख सकते हैं 1.45 लाख किलोमीटर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। कार्गो ट्रैफिक आप देख सकते हैं इसमें भी जंप आया है। फिर इलेक्ट्रिफाइड रूल रेट कैसे पिछले 10 साल में आपको जंप डबल से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बताए गए हैं कैसे ये डबल हो गए। तो ये सारी उपलब्धियां बताई गई हैं इस व्हाइट पेपर में एनडीए सरकार की। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, मैंने आपको बताया ना, इससे निपटने के लिए सरकार इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वगैरह लेकर आती है, आरबीआई के साथ काम करती है कि कैसे हम एनपीए को नीचे ला सकते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2013 में जो ग्रॉस एनपीए था वो था 12.3%, इसको हमने नीचे लाया और कर दिया 3.2% 2023 में, जो कि मल्टी ईयर लो पर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट यहां पर चर्चा किया गया है रिगार्डिंग जो आरबीआई को हमने मैंडेट दिया, मतलब एनडीए की सरकार भी, प्रेजेंट की केंद्र सरकार कह रही है कि 2016 में हमने एक मैंडेट दिया आरबीआई को कि आपको इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है। और ये बात सही है, आपको पता ही होगा, इनफैक्ट कल ही मैंने वीडियो बनाया था, एमपीसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, उसके अंदर 3 आरबीआई के लोग होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, और उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है रेपो रेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहां पर बताया गया कि कैसे इन्फ्लेशन को हमने
कंट्रोल में लिया है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल में कैसे, आप देख सकते हैं कि ये पहले डबल डिजिट ग्रोथ में हुआ करता था इन्फ्लेशन, 8.2% इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एवरेज इन्फ्लेशन 2004 से लेकर 2014 के बीच में। लेकिन आज के डेट में आप एवरेज इन्फ्लेशन देख सकते हैं करीब 5% के आसपास है। ये व्हाइट पेपर में बताया गया। फिर नेक्स्ट यहां पर बताया गया कैसे एनडीए गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम बनाया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया ताकि हम फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें। और भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 41% ग्रो हुआ है पिछले 8-10 वर्षों के अंदर। भारत का जो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है वो भी 97% ग्रोथ हुआ है। अब क्या होता है कि जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। आपको पता ही होगा करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम 100 रुपए के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 80 रुपए के गुड्स, तो यहां पर 20 रुपए क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। हम 20 रुपए यहां पर हमारा लॉस हो रहा है, हम बाहर भेज रहे हैं ये 20 रुपए। तो आप देख सकते हैं यहां पर चार्ट में दिखाया गया है कैसे 2011, 12, 13 इस तरह से इन वर्षों में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन एनडीए सरकार का कहना है कि कैसे हमने इसको कंट्रोल में लाया है और आज के डेट में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब करीब 1.1% के आसपास देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहां पर व्हाइट पेपर में बताया गया कि कैसे जो एफडीआई लिबरलाइजेशन करने की वजह से यहां पर हमने $596 बिलियन का एफडीआई कलेक्ट किया है पिछले 10 वर्षों में। और वहीं यूपीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मतलब 2004 से लेकर 2014 के बीच में सिर्फ $300 बिलियन का जो एफडीआई है वो कलेक्ट किया था। और अगेन यहां पर चार्ट में आप देख सकते हो कैसे 2004 के बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर बताया गया है कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा $300 बिलियन से बढ़कर आज के डेट में $600 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। ये इस व्हाइट पेपर में बताया गया है। और फाइनली ये लास्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर यह भी बोला गया है कि कैसे हमने बहुत ज्यादा बोरोइंग नहीं की है। यहां पर बोला गया है व्हाइट पेपर में कि यूपीए सरकार के दौरान 10 सालों में 4.5 टाइम्स जो है नेट मार्केट बोरोइंग बढ़ गया था। और वहीं अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो सरकार ने कहा है कि 2.6 टाइम्स हमारे अंडर में बढ़ा है 2014 से लेकर 2024 के बीच में। और इसके साथ साथ यहां पर ये आप देख सकते हो बताया गया है कैसे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है पिछले 10 वर्षों में ये 10.9% से बढ़ा है। और वहीं यूपीए सरकार के दौरान 10.5% था। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एनडीए सरकार ने 10.9% किया है। लेकिन व्हाइट पेपर में बोला गया है कि ये तब हुआ है जब कोविड पैंडेमिक से भी हम गुजर गए। कोविड पैंडेमिक में आपको याद होगा बहुत सारा टैक्स वगैरह कलेक्शन नहीं हो पाया था, तो इसकी वजह से यहां पर जो एवरेज है वो एक्चुअली थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और फाइनली यहां पर जीएसटी, जिसको लेकर कांग्रेस काफी क्रिटिसाइज करती है, गब्बर सिंह टैक्स और इस तरह से नाम दिए जाते हैं, तो यहां पर व्हाइट पेपर में बोला गया है कैसे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको हर महीने 45,000 करोड़ का सेविंग हुआ है बिकॉज ऑफ जीएसटी, ऐसा यहां पर बताया गया। और आप देख सकते हो यहां पर 2017 से जब से जीएसटी कलेक्ट हुआ है तब से जीएसटी का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता गया। स्पेशली कोविड के बाद आप देखिए आज के डेट में हर महीने लगभग 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर एक आखिरी चीज और मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा अभी काफी चर्चा हो रही है आजकल कि यहां पर जो सदर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली कल परसों आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो केरला की सरकार है और जो कर्नाटका की सरकार है वो लोग दिल्ली में आए हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ कि हमें उनको जो हक है एक्चुअल में जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं देश के टैक्स में उतना उनको वो हक नहीं मिलता है। और यहां पर इसी को लेकर दिखाया गया है कैसे यूपीए सरकार के दौरान यहां पर जो फाइनेंस कमीशन का ग्रांट वगैरह हुआ करता था उसके हिसाब से यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में 22 लाख करोड़ राज्यों को दिया है। तो यहां पर बताया गया है कि कैसे जो एनडीए की सरकार है पिछले 10 वर्षों में इन्होंने 84 लाख करोड़ दिया है। तो ये कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है। फिर अभी इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए 84 लाख करोड़ तो चलो क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ये अमाउंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। तो अगर हम इसको परसेंटेज में भी देखें तो सरकार ने बोला है व्हाइट पेपर में कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान जो अमाउंट दिया जाता था राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से इट वॉज 3.3% ऑफ जीडीपी। लेकिन वहीं अगर हम एनडीए सरकार की बात करें इट इज 4.24% ऑफ जीडीपी। ये केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है। तो ये कुछ सारी चीजें थी। आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी कि व्हाइट पेपर में बेसिकली सरकार ने यहां पर यूपीए सरकार को क्रिटिसाइज किया है और अपनी जो पिछले 10 साल की
कार्यकाल था उसको वाहवाही की है एक तरह से। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन यहां पर जाने से पहले आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से ब्लैक पेपर जारी किया। ब्लैक पेपर क्या होता है? बेसिकली ये क्रिटिकल होता है, मतलब कि किसी भी मुद्दों को लेकर अगर क्रिटिसाइज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ब्लैक पेपर जारी किया जाता है। तो एक तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने कल इसको जारी किया और कहा कि ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो नाकामी है इकोनॉमी को लेकर, उसके लिए हम ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि कैसे सरकार अनएम्प्लॉयमेंट से निपट नहीं पाई है, प्राइस राइज, फार्मर डिस्ट्रेस, इन सारे मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा उठाया गया है। साथ ही साथ सरकार कास्ट सेंसस जो कैरी आउट करना चाहिए वो नहीं कर रही है। महिलाओं को जो इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओवरऑल यहां पर ये बार बार कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि कैसे जब भी हम प्राइस राइज की बात करते हैं तो मोदी जी, नेहरू और इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन अभी तो वो उनकी सरकार है, उनको बताना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मोदी साहब की गारंटी थी 2 करोड़ जॉब्स की, वो यहाँ पर नहीं दे पाए। जो एमएसपी देना था फार्मर्स को वो नहीं दे पाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से ब्लैक पेपर जारी करके कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से हमला कह सकते हैं, हिटबैक कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो केंद्र सरकार है वो व्हाइट पेपर लेके आ रही है, और इसी को देखते हुए उन्होंने भी ब्लैक पेपर जारी कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि जो टी हो गया, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट, रबर, कार्डमम, टोबैको, ये आप किस ग्रुप में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? इनमें से कौन से क्रॉप के ग्रुप में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।